हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर अड्डा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्या हियर। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके ऑल 10 यूनिट्स के कॉमर्स के एमसीक्यूज मैं यहाँ पे करा रही हूँ। ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर इज। अदत्त विक्रेता का अर्थ क्या है? योर ऑप्शंस आर द पर्सन हु हैज नॉट पेड द प्राइस, द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड रिसीव द प्राइस, द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स हैज नॉट येट रिसीव द प्राइस एंड द पर्सन हु हैज नॉट सोल्ड द गुड्स। हिंदी में भी दिया है क्वेश्चन, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो दोनों जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आप पढ़ सकते हो जो भी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है। चलिए बताइए मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर्स। देखो, मिनिमम ऑफ अनपेड सेलर वो होता है जिसको अभी तक पैसे मिले नहीं है। उसने सामान तो दे दिया है, उसने सामान तो बेच दिया है, बट अभी तक उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट येट रिसीव द प्राइसेस। यानी सामान तो उसने सेल कर दिया है पर उसको अभी तक प्राइस जो है वो नहीं मिला है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वच्छता भारत अभियान इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये आपको बताना है स्वच्छता भारत अभियान किसका एग्जाम्पल है? सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग और रिलेशनशिप मार्केटिंग। स्वच्छ भारत अभियान आप लोगों के लिए ही कराया गया था। हमारी कंट्री को साफ रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जो है वो चलाया गया था। तो ऑब्वियसली सी बात है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सोशल मार्केटिंग हो जाएगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड अ सोशल मार्केटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज शुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंज ऑप्शन ऑफ कंज्यूमर्स रिपीटेडली। उपभोक्ताओं के बदले विकल्पों को बार बार मापने के लिए किस प्रकार का अध्ययन सबसे उपयुक्त होता है? योर ऑप्शंस आर फोकस ग्रुप स्टडीज, शेडोइंग स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सपेरिमेंटल। बताइए ऐसी कौन सी स्टडीज है जिसके अंदर आप जो है वो कंज्यूमर्स को ही बार बार उन्हीं को ही आपको स्टडी करना है, कंज्यूमर्स को ही स्टडी करना है। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज इज द राइट आंसर। अब लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है समझ लीजिए। लॉन्गिट्यूडनल का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका सोर्स या सैंपल होगा बेटा वो एक ही होगा। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपना नाम लेती हूँ, ये सौम्या है सपोज करिए, तो सौम्या के बारे में अगर स्टडी करा जाएगा तो सिर्फ सौम्या के बारे में स्टडी किया जाएगा, लेकिन टाइम यहाँ पे अलग अलग होगा। पता चला कि सौम्या को मंडे को भी स्टडी किया गया जा रहा है मेरे बारे में, ट्यूसडे को, या फिर टाइम में चेंज आ सकता है। सुबह सुबह मेरे स्टडी को देखा जा रहा है कि सुबह मैं क्या करती हूँ, दोपहर में देखा जा रहा है, शाम को देखा जा रहा है, यानी सैंपल एक ही रहेगा लेकिन टाइम अलग अलग रहेगा। ठीक है, सैंपल आपका एक ही रहेगा लेकिन टाइम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। इसका उल्टा होता है क्रॉस सेक्शनल। क्रॉस सेक्शनल्स में क्या होते हैं बेटा, सिर्फ एक को स्टडी नहीं करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को स्टडी करते हैं लेकिन टाइम एक होता है। यानी अगर सुबह स्टडी किया जा रहा है तो सुबह के टाइम ही सबको स्टडी किया जाएगा, सौम्या को भी किया जाएगा, राहुल को भी किया जाएगा, किरण को भी किया जाएगा, यानी एक टाइम पर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में सैंपल एक ही होता है और टाइम जो है वो अलग अलग होता है। जिसमें बोलो ना कंज्यूमर्स को ही बार बार रिपीटेडली उसको उनको ऑप्शंस को मेजर किया जा रहा है, तो यानी सैंपल सिर्फ आपका एक ही है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ रिटेलर्स इन्वॉल्व इन कंपैरेटिवली लो प्राइसेस एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। किस प्रकार के खुदरा विक्रेता व्यापार करने की क्रम लागत के साथ तुलनात्मक रूप से कम कीमतों को मुख्य बिक्री बिंदु के रूप में शामिल करते हैं? योर ऑप्शंस आर कन्वीनियंस स्टोर्स, डिस्काउंट रिटेलर्स, लिमिटेड लाइन रिटेलर्स या फिर कैटेगरी किलर स्टोर्स। ये जो कौन से टाइप के रिटेलर होते हैं जो क्या करते हैं, लोगों के कंपैरेटिवली वो बहुत ही कम प्राइस पे जो है वो अपना सामान बेचते हैं? बताइए। तो इनको बोलते हैं, योर ऑप्शंस आर डिस्काउंट रिटेलर्स। डिस्काउंट रिटेलर्स इसका सही आंसर है। जैसे कि आपने देखा होगा, अ, वो लोग बल्क में अगर आप ज्यादा कुछ चीज खरीदोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मेरे स्कूल में हुआ करता था। जहां से मैंने 9th 10th की है वहां पे क्या होता था, अगर आप पूरे साल की फीस भरते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, इकट्ठा पूरे साल की। मतलब आप पूरा जो अप्रैल से सेशन स्टार्ट होता है, अप्रैल से लेके नेक्स्ट अप्रैल तक जो आपका एग्जाम रहते हैं मार्च तक का, वहां तक का अगर आप पूरा बेटा अगर आप फीस इकट्ठे में सबमिट करते हो तो आपको क्या होता था, वहां पे काफी डिस्काउंट मिलता था। तो मेरी जो ऑटोमेटिकली मैंने 2 साल वहां से पढ़ाई की है, दोनों साल जो मेरी फीस थी वो इकट्ठे ही पापा सबमिट करते थे। क्योंकि वैसे भी बहुत दूर था स्कूल मेरा, तो वहाँ रोज रोज आने का नहीं है कि हर मंथ आप फीस सबमिट करो। तो वहाँ पे क्या था कि हम लोग जो है वो ईयरली के हिसाब से करते थे, तो हमें बहुत डिस्काउंट दिया जाता था, वहाँ पे डिस्काउंट मिलता था फीस में। तो सब बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी डिस्काउंट रिटेलर्स। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेली मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ, टेली मार्केटिंग किसका हिस्सा है? वायरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग और फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग। टेली मार्केटिंग यानी टेलीफोन के थ्रू बात करना, ठीक है, या टेली मार्केटिंग एक सिंपल सा, बेटा इसका जो आंसर होने वाला है वो है डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी सीधे आप कस्टमर्स तक बात कर सकते हो डायरेक्टली, यानी आपको बीच में किसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमेल के थ्रू किसी से बात करते हो, अगर मुझे किसी को ईमेल भेजना है तो मैं डायरेक्टली किसी को ईमेल सेंड कर सकती हूँ, यानी कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली आप जाके इंटरेक्शन करोगे, बीच में वहां पर कोई नहीं होने वाला, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन डेवलपिंग एंड मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर जो है बेटा वो आपका न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेजेस पूछे गए हैं, तो इसमें बोला गया है कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद कौन सा नेक्स्ट स्टेप आता है। सो ऑप्शन है टेस्ट मार्केटिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये पूरा स्टेप है आपका, ठीक है। जो 7 to 9 पॉइंट्स है मैं आपको अभी ओरली बता देती हूँ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। इसका प्रोसेस जो है वो पूरा स्टेज वाइज होता है, जो आप पूरा लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा आइडिया जनरेशन होता है आपका, फिर आइडिया स्क्रीनिंग होता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होता है। कॉन्सेप्ट के बाद जो होगा वो आपका होगा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। क्या होगा? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, यही आपसे पूछा गया था। उसके बाद फिर आता है बिजनेस एनालिसिस, फिर प्रोडक्ट का डेवलपमेंट आता है, फिर टेस्ट मार्केटिंग आती है, फिर कमर्शियलाइजेशन और लास्ट स्टेप होता है इवेल्यूशन ऑफ रिजल्ट। देयर आर 9 स्टेजेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, पूरा 9 याद करके जाइएगा। देखो आपको कॉन्सेप्ट की बात पूछ लिया गया, अगर आपको ये नहीं पता होता इस प्रोसेस ही, तो फिर आप कैसे टिक लगाते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मार्केटर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन प्रोसीजर्स कैन बी असेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग द रिजल्ट मार्केटिंग सेगमेंट्स। यानी एक मार्केटर है, उसको क्या करना है, देखना है कि सेगमेंटेशन को किस तरीके से इफेक्टिवली जो है उसके बारे में उन्हें जानना है, तो उन्हें पता है होना चाहिए कि कौन सा जो है वो मार्केट सेगमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कौन सा नहीं है। पेरिशेबिलिटी, ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंट, मेजरेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, इसमें से कौन सा मार्केटिंग सेगमेंट्स का फैक्टर नहीं है उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो बेटा पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते। सो मार्केट के अंदर पेरिशेबिलिटी जैसा कुछ भी नहीं होता, तो यहाँ पे नॉट पूछा गया था कौन सा नहीं है। तो पेरिशेबिलिटी का मतलब जिसे हम स्टोर नहीं कर सकते, मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके अंदर तो मेजरेबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, साइज देखा जाता है सेगमेंट का, ठीक है, उसको मेजर किस तरीके से करना है, कौन कौन लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी वो देखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिशेबिलिटी जो है ना वो क्राइटेरिया है सर्विस का, सर्विस का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ठीक है। इसका मार्केट सेगमेंटेशन का यहाँ कोई लेना देना नहीं था इससे, पेरिशेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमिंग इन ई बैंकिंग रिफर्स टू, स्कीमिंग है ई बैंकिंग के अंदर उसका क्या मतलब है। ऑप्शन है आइडेंटिफाई फ्रॉडस्टर कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स, मल्टीपल ट्रांजैक्शन बाय वन क्रेडिट कार्ड, कन्वर्जन ऑफ अ डेबिट कार्ड इनटू क्रेडिट कार्ड, एक्सेसिव चार्ज फॉर ऑनलाइन सर्विस। स्कीमिंग जो है ना स्कैम से मतलब याद रखिएगा, स्कीमिंग का मतलब स्कैम। इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आइडेंटिफाई द फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड। स्कीमिंग के अंदर क्या होता है, आपके साथ स्कैम होता है, वो आपके क्रेडिट कार्ड के जो भी इंफॉर्मेशन होता है ना, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, ठीक है ना, आपकी क्रेडिट कार्ड में नाम किसका है, उसमें जितना आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है ना क्रेडिट कार्ड के अंदर, वो लोग क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, जिससे फिर आपका बैंक अकाउंट खाली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग द फ्रॉडस्टर्स कॉपिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रेडिट कार्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4) कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम, ठीक है। तो जो बिलेटेड रिटर्न है सेक्शन अंडर 139(4) का, उसको हम फाइल कर सकते हैं किस टाइम पे। ऑप्शंस दिए हुए हैं, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट विच एवर इज अर्लियर, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। हिंदी में भी दिया हुआ है के तहत विलंबित रिटर्न किसी भी समय भरा जा सकता है, बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर या फिर बिफोर द असेसमेंट इज ईयर, जो भी जल्दी होगा इन दोनों में से उस टाइम पे भरा जाता है बिलेटेड रिटर्न। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्स ऑडिट इज कंपलसरी इन द केस ऑफ अ पर्सन हु कैरिंग अ बिजनेस हुज ग्रॉस टर्नओवर एक्सीड। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के मामले में टैक्स ऑडिट अनिवार्य है जिसका कुल टर्नओवर अधिक हो, किससे ज्यादा होना चाहिए। यानी आपको टैक्स ऑडिट बेटा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, योर ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर, 1 करोड़। अगर आप कोई बिजनेस कैरी कर रहे हो, आप कोई बिजनेसमैन हो, अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो आपको टैक्स ऑडिट जो है आपके लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, सो 1 करोड़ यहाँ पे लिमिट होती है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस्टर एक्स इज एंटाइटल्ड टू ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ऑफ रुपीज 1800 पर मंथ फॉर कम्यूटिंग फ्रॉम हिज रेजिडेंस टू ऑफिस एंड बैक एंड ही स्पेंड रुपीज 1400 पर मंथ, द एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड ऑफ। बताना है आपको कितना एग्जेम्पशन उसको मिलेगा। ठीक है, मिस्टर एक्स है वो जो है वो अपने निवास से कार्यालय और वापस आने जाने के लिए 1800 रुपए प्रति माह के परिवहन भत्ते का हकदार है और वो 1400 रुपए खर्च करता है प्रति माह। तो उसको कितनी छूट दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ उसको 1600 रुपए की छूट मिलने वाली है बेटा, क्योंकि एग्जेम्पशन लिमिट जो होती है वो 1600 रुपए होती है। ठीक है, लेकिन अगर वही आदमी वही इंसान अगर डिसेबल है, याद रखना वही डिसेबल है, तो उसको 3200 रुपए पर मंथ दिया जाता है। तो अब वो खर्च कितना कर रहा है मैम, 1400 रुपए खर्च कर रहा है। और मिलेगा कितना एग्जेम्पशन, 1600 रुपए मैंने बोला, और जो डिसेबल होता है उनको 3200 रुपए पर मंथ मिलता है। तो ये तो वैसे भी कम ही यूज कर रहा है ना। 1600 रुपए तक आप कर सकते हो, वो तो तब भी 1400 कर रहा है तो उसको पूरी एग्जेम्पशन मिलेगी 1600 की। अगर यहीं पे 2400 होता बेटा तो 2400 और 1600 में से माइनस कर देते, जो अमाउंट आता फिर वो होता आंसर। सो ऑप्शन नंबर सी 1600 रुपए पर मंथ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलीफ एटीट्यूड्स ट्रेडिशन एंड एक्सपेक्टेशंस व्हिच आर शेयर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स इज कॉल्ड। योर ऑप्शंस आर ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप स्ट्रक्चर। जो भी बिलीफ्स हैं, जो आपका विश्वास है, आपका नजरिया है, आपकी जो परंपराएं हैं, उनका जो ग्रुप होता है शेयर्ड बाय ग्रुप्स मेंबर, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रुप नॉर्म्स, एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आपका जो ट्रेडिशंस होगा वो आपके ग्रुप मेंबर्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए ग्रुप नॉर्म्स इज द राइट आंसर। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सेंसिटिविटी एनालिसिस, ट्रांजेक्शंस, अप्रेंटिसशिप, कॉन्फ्रेंस मेथड। ऑफ द जॉब ऑन द जॉब मेथड्स पढ़ के जाइएगा। देखो ऑफ द जॉब होता है जब आपको ना जॉब करते टाइम जरूरी नहीं होता कि आप ट्रेनिंग करो। ठीक है, ऑन द जॉब होता है जॉब भी करनी है और ट्रेनिंग भी करनी है। जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट्स के साथ होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग ना जब लास्ट ईयर में होते हैं या आई थिंक फाइनल में, ये मुझे नहीं पता, तो वो लोग क्या करते हैं अपने एग्जाम्स भी दे रहे होते हैं और साथ ही साथ उनकी ड्यूटी भी लगती है पेशेंट्स को देखने के लिए, तो मतलब वो काम कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अप्रेंटिसशिप। देखो अप्रेंटिसशिप जो होती है ना बेटा वो ऑन द जॉब ही करी जाती है। जब आप साथ में जॉब कर रहे होते हो ना, जैसे एमबीए वालों के साथ बहुत होता होगा कि जब आप एमबीए का कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, एमबीए वगैरह कर रहे होते हो, तो उसके साथ फिर आपको एक साल 6 महीने का अप्रेंटिसशिप करने के लिए इंटर्नशिप, एक तरीके का अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेंसिटिव एनालिसिस, ट्रांजेक्शन एनालिसिस, कॉन्फ्रेंस मेथड, ये आप ऑफ द जॉब करते हो, काम के साथ नहीं करते। लेकिन अप्रेंटिसशिप ऐसी होती है जो आपको काम के साथ साथ आपको सीखनी पड़ती है, ट्रेनिंग आपको दी जाती है, जैसे आईटीआई वालों के साथ बहुत होता होगा ये। ठीक है, तो अप्रेंटिसशिप इसी को बोलते हैं। और ऑफ द जॉब होता है जो आप जॉब अलग करो, जॉब का लेना देना नहीं होता है, वो बाद में करी जाती है, साथ में नहीं करी जाती। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉडरेटली skewed distribution which of the following equation indicates a relationship among mean, median and mode। मीन मीडियन मोड का आपको फॉर्मूला बताना है और कुछ भी नहीं है। मीन इज इक्वल टू 2 मोड माइनस 3 मीडियन, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मीडियन इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 मोड। बताइए आंसर कौन सा होगा। इसमें इसका रिलेशन बताना है, 2 से 3 फॉर्मूले हैं, लर्न करके जाइएगा इसका। सो राइट ऑप्शन इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट परसुएसिव एंड सस्टेनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। वित्तीय निर्णय लेने का सबसे प्रेरक और स्थायी उद्देश्यों में से कौन सा एक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अर्निंग मैक्सिमाइजेशन, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या फिर कॉस्ट मिनिमाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ही जो है वो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन करते हो तो सबसे पहले आपको वैल्यू मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ही आपका फोकस रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट कम्स इन द एम्बिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन। पॉलिटिकल रिस्क ऐसा भी हो सकता है ना, किसी दूसरे नेशन ने अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उन्होंने टैक्स बढ़ा दी हो, मतलब एक दूसरे के बीच में पॉलिटिकल मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, कंट्री दूसरी कंट्री के बीच में। तो ये फाइनेंशियल डिसीजन लेने में तो कौन से में प्रॉब्लम आती है, नॉन कन्वेंशनल में, इंटरनेशनल करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज या फिर मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में। बताइए।
चलिए, तो बहुत इजी था। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। जब मल्टीनेशनल कैपिटल प्रोसेस होता है बेटा, यहाँ पे जब आप देखते हो कि चलो दूसरी कंट्री में अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कितना वर्थ होगा हमारे लिए, उसके पीछे पॉलिटिकल रिस्क भी आ जाता है भाई। आप क्या पता आपके में कौन सा टैक्सेशन रूल चल रहा है, उनकी कंट्री में कौन सा टैक्सेशन रूल चल रहा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज कर सकता है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज में यही चीजें होती है बजटिंग में, ठीक है ना। जहाँ पे आप इवेलुएट करते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आपको करना है फॉरेन नेशन में, उस चीज का पूरा इवेल्युएशन करना, वो मल्टी नेशनल कैपिटल बजटिंग में आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिविटी रेशियो ऑफ द फॉर्म इज 80% एंड द कैपेसिटी रेशियो इज 120%, फाइंड आउट द एफिशिएंसी रेशियो। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला बताओ भाई। एक्टिविटी रेशियो डिवाइड बाय कैपेसिटी रेशियो, बस कर दो डिवाइड। 80% को 120 से डिवाइड करो, 80 डिवाइडेड बाई 120। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67, ऑप्शन नंबर डी। कैलकुलेट आप कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए, व्हेन द करंट रेशियो इज 2:1, इफ देयर इज आर इक्वल इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड व्हाट वुड बी द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आएगा बताइए। करंट रेशियो है 2:1, अगर इक्वल इंक्रीज करते हैं दोनों के अंदर तो कितना चेंज आएगा। कैलकुलेट करिए, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है। कर लिया कैलकुलेट। देखो, सपोज करिए 2:1 दिया हुआ है, तो मतलब 200 डिवाइडेड बाई 100 कर लेते हैं, ठीक है, यही तो दिया हुआ है रेशियो। तो क्या निकला आपका 2। मैम 2 आया इसका तो। अब इसने बोला है कि अगर आप इंक्रीज कर देते हो दोनों में, तो मैंने चलो इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। 250 मैंने ये कर दिया, 50 इसमें बढ़ा दी, 150। अब बताओ कितना होगा। कंपेयर कर लो रेशियो को, भाई कर लो यार कैलकुलेट। मेरी इतनी अच्छी नहीं है मैथ्स। 5 3 5 5, तो 3 से 5 कितनी बार में जाएगा ये, 3 1 3, 1.6 समथिंग कुछ आएगा ना, 1.67 समथिंग। अब देखो डिक्रीज हो रहा है आपका रेशियो, पहले 2 था ना, जब आपने दोनों के अंदर इंक्रीज किया तो आपका रेशियो क्या आया मैम, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन करंट रेशियो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भाई पहले 2:1 था तो 2 आगे, 200 डिवाइडेड बाई 100। अभी हमने बढ़ा दिए, 250 कर दिए, 150, 50 50 बढ़ा दिए दोनों में। तो अब देखो ये 1.6 आ गया, कम है ना, तो यानी डिक्रीज हुआ आपका रेशियो। बस इस तरीके से निकालना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, सो वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन प्राइसिंग आपको बतानी है। अ बिजनेस फर्म सीक्स टू एक्सेस डीपर मार्केट बाय कीपिंग प्राइसेस। देखो, एक स्कीमिंग होता है, एक पेनिट्रेशन होता है, दोनों में बता देती हूँ। पेनिट्रेशन में प्राइस बेटा हम लो रखते हैं, स्कीमिंग में हम लोग हाई रखते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लो हो जाएगा आपका राइट आंसर। पेनिट्रेशन में हम लोग प्राइस बहुत कम कर देते हैं ताकि मार्केट पे कब्जा कर सके, और स्कीमिंग में हम लोग बढ़ा देते हैं शुरू में ही, फिर बाद में कम करते हैं। Suboptimal allocation of resources under the monopoly to cause a social welfare loss is often referred as, बताइए, डेडविट लॉस, allocation drift, monopoly loss, opportunity loss। देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर आप मोनोपोली करते हो बेटा, अगर आप मोनोपोली करते हो, ठीक है, तो मोनोपोली में क्या होता है कि जब आप ही प्राइस इतने हाई चार्ज कर देते हो बेटा कि लोग खरीदते नहीं हैं आपसे। मोनोपोली में यही तो होता है ना कि आप सिर्फ एक ही प्राइस मेकर होते हो, एक ही, ठीक है, वही बेचता है। अगर वो डेयरी मिल्क मार्केट में 100 रुपए की बेच रहा है तो वो एक ही ऐसा इंसान है जो 100 में बेच रहा है, ठीक है, बाकी कोई और नहीं बेच सकता। तो आपको फिर अगर खरीदना है तो आप खरीदोगे, उससे अगर महंगा है तो आप नहीं खरीदोगे। तो इसमें बोला है कि टोटल सोशल वेलफेयर लॉस हो जाता है इसके अंदर। अच्छा एक बात बताइए, मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ इसके अंदर। इसका पहले ऑप्शन बता देती हूँ। डेडवेट लॉस होता है। डेडवेट लॉस कैसे होता है, देखो समझो। अगर मैंने कोई चीज है, अगर मैंने एक चॉकलेट 100 रुपए की कर दी थी, ठीक है ना, एक चॉकलेट मैंने 100 रुपए की करी, तो मैं सिर्फ 10 ही बेच पाई बेटा, 10 ही, क्योंकि मोनोपोली है, लोग खरीद नहीं रहे इतना महंगा, ठीक है। वही अगर मैं 100 की जगह 50 की चॉकलेट बेचती कॉम्पिटेटिव मार्केट के अंदर, तो मेरी बहुत ज्यादा बिक जाती, शायद 50 बिक जाती या 100
100 चॉकलेट चली जाती। तो ये जो लॉस हो रहा है ना, इसका कोई दूसरा फायदा उठा नहीं पा रहा है, क्योंकि मोनोपोली है, आपके अलावा कोई और बेच नहीं सकता। तो इससे क्या हो रहा है, टोटल सोशल वेलफेयर लॉस हो जाता है, जिसे बोलते हैं डेड वेट लॉस, ठीक है। वो चाहता तो अगर कम प्राइस करके कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेचता तो ज्यादा बिक्री होती ना, ज्यादा सामान बेच पाते। लेकिन वही बात है कि मोनोपोली ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो लॉस बच रहा है उसका कोई फायदा उठा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से टोटल इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर लॉस हो रहा है। इसलिए डेड वेट लॉस इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंडीशन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टीआरटीसी, एमआरएमसी, एमआर कट्स एमसी फ्रॉम बिलो, स्लोप ऑफ एमसी का मस्ट बी हायर देन। फर्स्ट कंडीशन बतानी है आपको। तो बेटा फर्स्ट कंडीशन हमेशा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होती है, याद रखिएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की फर्स्ट कंडीशन, एमआर इक्वल टू एमसी। चलिए देख लीजिए एक बार इसको फिर से, क्वेश्चन शायद मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ, आप लोग प्लीज पॉज करके देख लेना, ठीक है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन भी याद रखना कि एमसीएमआर को नीचे से कट करता है, ठीक है। ये दो कंडीशन होती हैं इसकी। एमआर जो है, सॉरी एमसी कर्व जो है वो इंटरसेक्ट करता है आपका एमआर कर्व को फ्रॉम द बिलो, नीचे से काटता है वो। ये दो ही कंडीशंस होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइसेस ऑफन लीड्स टू। योर ऑप्शंस आर कमोडिटी ग्लट, टैक्स बर्डन ऑन कंज्यूमर, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटी इन ब्लैक मार्केटिंग, एक्सपोर्ट्स ऑफ कमोडिटी। प्राइस सीलिंग बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर एक फिक्स प्राइस होता है, ठीक है, एक फिक्स प्राइस है, अगर आप इसके नीचे बेटा यहाँ पे प्राइस सेट करते हो तो इसका मतलब शॉर्टेज है या ब्लैक मार्केटिंग है, यानी आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है मार्केट में। तो ऑब्वियसली सी बात है शॉर्टेज होगा तो ब्लैक मार्केटिंग, जैसे आपने पिक्चर्स में देखा है ना, पिक्चर्स की टिकट बिकती है तो जब हाउसफुल हो जाता है तो ब्लैक में बिकती ही नहीं, क्यों बिकती, क्योंकि डिमांड ज्यादा है और शॉर्टेज हो गई है। बस वही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, शॉर्टेज हो गई है और ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है। क्यों, क्योंकि मैम डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई नहीं है। भाई टिकट इतनी ज्यादा पिक्चर की हो रही है डिमांड देखने की, लेकिन हमारे पास टिकट्स ही नहीं है, तो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ डिक्लाइन इन प्राइस टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस इफ डिमांड इज, बताइए। अगर प्राइस कम हो गया है, सपोज करिए प्राइस कम हो गया है, प्राइस डाउन हो गया है और टोटल रेवेन्यू आपका बढ़ गया है, तो डिमांड का क्या मतलब है? डिमांड मैम इन इलास्टिक होगी, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। इन इलास्टिक का मतलब ये प्राइस को, कोई प्राइस में कोई भी चेंज कराओ लेकिन डिमांड क्या होगी, इन इलास्टिक। ये किन केसेस में होता है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मेडिसिन हो गई, बढ़ाते जाओ। अगर प्राइस कम भी हो जाता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि डिमांड यहाँ पर क्या है मैम, इन इलास्टिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंज्यूमर सीक्स टू बी डिफरेंट एंड एक्सक्लूसिव फॉर डिमांडिंग लेस ऑफ अ कम्युनिटी एज मोर पीपल कंज्यूमिंग इट, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज। योर ऑप्शंस आर बैंड वैगन, स्नॉब इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन एंड प्राइस। अच्छा एक मैं आपको कीवर्ड दे रही हूँ, एक्सक्लूसिव। अगर आपको ये पता होता ना, आप पूरा क्वेश्चन बिना पढ़े सॉल्व कर देते। एक्सक्लूसिव, जहां पर भी एक्सक्लूसिव की बात आती है स्नॉब इफेक्ट आंसर लगा दीजिएगा। स्नॉब इफेक्ट बेटा वो होता है जो हाई सोसाइटी, जो शो शाह वाली चीज होती है ना, शो ऑफ दिखाने के लिए खरीदा जाता है, जैसे गुच्ची के बैग्स। एक्सक्लूसिव आपके पास मिलेगी, किसी और के पास नहीं मिलेगी, एक्सक्लूसिव। और ये किन के लिए होता है, रिच सोसाइटीज के लिए, आप लोग नहीं कर सकते, खरीद सकते हो। तो एक्सक्लूसिव पीस, जैसे पेंटिंग्स होती है ना, एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स आती है जो हमें समझ में ही नहीं आती कि क्या बनाया है ये, और उसकी अगर प्राइसेस देखोगे तो लाखों लाखों रुपए में पेंटिंग्स होती है। एक्सक्लूसिव यानी उसकी डिमांड जो है ना, लेस ऑफ कम्युनिटी, जितने जितने लोग कंज्यूम करेंगे उसकी डिमांड उतनी ही कम होती चली जाती है, क्योंकि एक्सक्लूसिव की वजह से एक ही पीस मिलेगा आपको। अब बैंड वैगन इफेक्ट क्या होता है बेटा, इसका उल्टा देखो। तो बैंड इफेक्ट जब होता है, जब सारी दुनिया खरीद रही है तो हम भी खरीद लेते हैं, भेड़ चाल वाली चीज है कि अभी सारी दुनिया ये चीज खरीद रही है तो हम भी वही खरीदेंगे, वो चीज बैंड वैगन में आती है। लेकिन एक्सक्लूसिव या स्टेटस की बात आ जाए ना, तो स्नॉप इफेक्ट आंसर लगा के आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कॉन्सिक्वेंट टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉज इन इंडिया। ऑप्शन है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी और एग्जिम पॉलिसी, बताइए कौन सी पॉलिसी है विच हैज कानून के द्वारा भारत में जीएसटी कानून के लागू होने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस नीति की चमक कम हो गई है? फिजिकल पॉलिसी बेटा, ठीक है। योर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, फिजिकल पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिवर्स रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय द आरबीआई टू, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है पहले तो बताएंगे। ऑप्शन है इंजेक्ट लिक्विडिटी, एब्जॉर्ब लिक्विडिटी, प्रोटेक्ट बैंक क्रेडिट या बिल्ड रिजर्व। देखो रिवर्स रेपो रेट वो होता है, पहली बात तो रेपो रेट समझो, रेपो रेट जब होता है जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से क्या करती है, पैसे लेती है जिस रेट पर, उसे रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा हो जाता है, आरबीआई जो होती है ना वो क्या करती है, उससे बैंक से, कमर्शियल बैंक से पैसे लेती है रेट पर, उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये जो लिया जाता है ना बेटा वो एब्सॉर्ब लिक्विडिटी के लिए लिया जाता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से सारे कैश को निकाल लेती है, सारे कैश, जिससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। रिजर्व बैंक से सारा कैश ले लेती है वो, एक्सेस यानी ज्यादा कैश जो है वो उसमें से निकाल लेती है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए और मनी सप्लाई को मैनेज किया जाए। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीनेशनल फर्म इज वन विच sources supplies from multiple countries, export production to multiple countries, control and operation production facilities in multiple countries, या फिर हैज अ कॉन्सिक्यूलर एक्सेस इन मल्टीपल कंट्रीज। तो देखो मल्टीनेशनल एमएनसीज जो होती है ना वो कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज मल्टीपल कंट्रीज में कंट्रोल भी करती है, ऑपरेट भी करती है। ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करती, कंट्रोल भी करेगी, ऑपरेट भी करेगी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल एंड ऑपरेट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुपिंग ऑफ कंट्री इज कमिटेड टू रिमूव ऑल द बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देमसेल्व्स एंड आल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज कॉल्ड। तो इसके अंदर बोला गया है कि ऐसा कौन सा, जहाँ पे कंट्री इकट्ठे मिलकर जो है ना एक दूसरे को, जैसे अगर मान लीजिए इंडिया और जापान है तो एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट रहेगा कि आप हमसे कोई टैक्स नहीं लोगे, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, आपस में जो है वो फ्री फ्लो रहने वाला है, तो उसको क्या बोला जाएगा बताइए। चलिए तो इसका जो आंसर है फ्री ट्रेड एरिया, जहाँ पे फ्री ट्रेड रहेगा, आप हमारे घर घर सामान भेजें, हम आपके घर सामान भेजेंगे, कोई टैक्स नहीं होगा आपस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर प्रोटेक्ट्स द यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट आर ऑफ। देखिए आईपीआर की हमेशा ना बेटा सोशल वैल्यू नहीं होती, मोरल वैल्यू नहीं होती, इसकी कमर्शियल वैल्यूज होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, अगर आप किसी का यूज करते हो, किसी का आइडियाज वगैरह, तो उसकी कमर्शियल वैल्यू होती है। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बताइए, उपासला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस इज नॉट वैलिड फॉर। उपासला मॉडल मैंने आपको बताया ना किस तरीके से आपको इंटरनेशनल जाना होता है, पहले आप डोमेस्टिक रहते हो, फिर आप जाकर किसी एजेंट के थ्रू एक्सपोर्ट करते हो, फिर उसके बाद आप खुद का प्रोडक्शन सेटअप करते हो, फिर जाके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करते हो, वो चीज पूरा प्रोसेस है। तो बेटा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उपासला मॉडल काम नहीं करता, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हु कॉइन्ड द मेटाफॉर इनविजिबल हैंड इन द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। बताइए किसने दिया था ये। तो एडम स्मिथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। एडम स्मिथ कॉइन्ड द मेटाफॉर इनविजिबल हैंड्स इन द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। तो रटा रटा क्वेश्चन था, इसमें कुछ समझाने का नहीं है। सो एडम स्मिथ राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इन वेरिएबल इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऑप्शंस है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, बिल्कुल करेक्ट है मैम। एनर्जी मैनेजमेंट इसीलिए बनाई जाती है ताकि कम से कम एनर्जी कंजप्शन हो, यूज हो। मिनिमाइजिंग द वेस्ट, बिल्कुल वेस्ट कम करने के लिए। स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव, बेटा एनर्जी का पॉल्यूशन से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये कट हो जाएगा। मिनिमाइजिंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण गिरावटों को कम करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाई आंसर जो है वो नीचे है, तो आप लोग यहां से ही पढ़ लेना। चलो मैं और जूम कर देती हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लो, आंसर तो मैं आपको ऊपर से ही बता दूंगी, क्योंकि आंसर लेने जाऊंगी तो और उसको बहुत कम करना पड़ेगा। चलो, इसमें बोला गया है, ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉयज टू द एंटरप्राइजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट डिजाइन फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मैनेजर। जैसे ओरिएंटेशन होता है ना, एमबीए वाले स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना उनका भी कराया जाता है, जो प्राइवेट वगैरह में उनको इंट्रोडक्शन एक दिन होता है, उनका ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सबको एक दूसरे से मिलाया जाता है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। तो कौन सा इसमें से नहीं है बताना है आपको।
एक्विजिशन ऑफ वर्क स्किल्स एंड एबिलिटी, बिल्कुल। देखो भाई, उनको बताना पड़ेगा कि कौन सा काम करना है, कौन सा स्किल है, ये तो बताना ही होता है, तो ये होगा ही होगा। एडॉप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रोल बिहेवियर, ये भी आपको बताया जाएगा वहां पर, किस तरीके का आपका रोल बिहेवियर होना चाहिए। एडजस्टमेंट टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ वर्क ग्रुप, ये बताना होगा उनको कि ये हमारे रूल्स रेगुलेशन, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है। फिलिंग अ वेकेंट पोजीशन, मतलब खाली जगह भरने के लिए, भाई ये खाली जगह भरने के लिए ओरिएंटेशन थोड़ी ना होता है। सो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था नॉट, याद रखना, इसमें पूछा था मैम नॉट, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिलिंग अ वेकेंट पोजीशन। वेकेंट पोजीशन ये डिजाइन नहीं किया जाता, ठीक है, ओरिएंटेशन के लिए। ये तो आपका रिक्रूटमेंट का पार्ट है ना, रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, ओरिएंटेशन के अंदर थोड़ी ना आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिविटीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, कंज्यूमर कितना सेंसिटिव है प्राइस को लेकर, मतलब प्राइस चेंज होते हैं तो उनकी डिमांड में कैसे चेंज आता है, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड होता है, वो ये बताना है आपको। हु बियर्स द कॉस्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स डज द प्रोडक्ट कॉस्ट, कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय द कंज्यूमर एंड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें ना एक चलो कोई नहीं, एक पॉइंट मिसिंग है इसके अंदर, पर अब ठीक है, जो है वो है। ठीक है, तो चारों चीजों से ही बेटा ये होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मिस हो गया है। लेकिन ये बियर, कौन कॉस्ट बियर करेगा, कितना परसेंटेज होगा टोटल एक्सपेंडिचर का, कितना प्रोडक्ट आप कंज्यूम करोगे, क्या नॉलेज है प्रोडक्ट के बारे में आपको, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करता है। सो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडिली एक्सेप्टेड डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। देखो सर्विस के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने जो भी मैंने आपको बताए थे, पेरिशेबिलिटी, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, इनसेपरेटेबिलिटी, इनस्क्रूटेबिलिटी, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो आपके याद रखिएगा चार टाइप्स के यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बेटा। पेरिशेबिलिटी होगा, विच कैन नॉट बी स्टोर, आप सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते। इनसेपरेबिलिटी, जो आपको सर्विस दे रहा है उससे सर्विस अलग नहीं होती। इंटेंजिबिलिटी, सर्विस को जो है वो आप छू नहीं सकते, ठीक है ना, सर्विसेज को कैसे छुआ जाएगा भाई। ठीक है, तो सेकंड थर्ड फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। एक और होता है इसके अंदर, वेरिएबिलिटी, याद रखिएगा, पेरिशेबिलिटी, इंसेपरेबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी और वेरिएबिलिटी। ठीक है, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सपोज अ कंज्यूमर हु परचेज ओनली टू गुड्स, सपोज करिए कंज्यूमर है जिसने सिर्फ दो गुड्स परचेज करे हैं, मेकिंग अ यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइसेस एंड व्हेन द प्राइस ऑफ द वन ऑफ द गुड्स डिक्रीजेस, व्हाट विल हैपन, बताइए। अच्छा, वो दो परचेज करके लाया, समझ लीजिए डेयरी मिल्क एक किटकैट, ठीक है, दो खरीद के लाया, इसमें से समझ लीजिए डेयरी मिल्क के प्राइसेस जो है वो कम हो गए, तो होगा क्या इससे। भाई डेयरी मिल्क के प्राइसेस कम हो गए हैं तो मैं और ज्यादा डेयरी मिल्क खरीदूंगी ना। अब सोचो, मैं पहले 50 रुपए की मैं खरीद रही थी एक, अब उन्होंने 20 रुपए की कर दी, तो अब मैं दो खरीद सकती हूँ, यानी मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई। सो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, द कंज्यूमर परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। ठीक है, कंज्यूमर की परचेसिंग पावर इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड, कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी, बिल्कुल टोटल यूटिलिटी जितना मैं मैक्सिमाइजेशन के लिए तो खा रही हूँ ना, तो ये भी हो जाएगी। द कंज्यूमर मनी इनकम इंक्रीज, मनी इनकम कभी इंक्रीज नहीं होती बेटा, परचेजिंग पावर इंक्रीज होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे ये चीज बताई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द प्रॉब्लम इन कंज्यूमर इंटरव्यूज, कंज्यूमर का जब इंटरव्यू हो जाता है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट है अ नॉन रैंडम सैंपल, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, रिस्पॉन्स बायस। देखो नॉन रैंडम सैंपल बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, तो बायसनेस हो गई ना, आप चुन चुन के निकाल रहे हो, रैंडमली करो ना, अगर रैंडम करोगे तो सही रहेगा। अब आप बायस होकर चूज करोगे, जज करोगे, उनका वो बनाओगे ग्रुप वगैरह, वो नहीं चलेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। रिस्पॉन्स बायस, बिल्कुल रिस्पॉन्स बायस हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कंज्यूमर ने जो लिखा है कि मेरी हॉबी है डांसिंग, तो सच में उसको डांस आता है। सब झूठ लिखते हैं अपनी हॉबीज में, उनका अगर सीवी देखा जाए ना, हॉबीज सबकी झूठ रहती है। हम योगा करते हैं, सोचो इंट्रोवर्ट ने लिख रखा है कि आई एम वेरी गुड इन सोशलाइजिंग, अब वो इतना इंट्रोवर्ट है, वो कैसे सोशलाइज हो जाएगा, तो रिस्पॉन्स बायस भी गलत हो सकता है। यहाँ पे कंज्यूमर इंटरव्यूज के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज का सेशन यही था, और बाकी सेक्शन, बाकी जो भी सेशन है वो नेक्स्ट सेशन में लिया जाएगा, जितने भी एमसीक्यूज हैं। आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में हेल्पफुल रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।